गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। इनको किन किन भौगोलिक भागों में बांटा गया है उसके बारे में अपन थोड़ी जानकारी लेते हैं। ब्रीफ में देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इनकी कि कैसे इनको किया जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश है उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो अपना है मरुस्थलीय प्रदेश, पहला मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा अपना मैदानी प्रदेश और चौथा है अपना पठारी प्रदेश। पहले वाले में जो पूरा मरुस्थल आता है उसमें मुख्यतः आते हैं 12 जिले, ठीक है, 12 जिले आते हैं तथा इसकी जो जनसंख्या है वो 40% जनसंख्या अपनी राजस्थान की कहां पर निवास करती है? मरुस्थलीय प्रदेश में। मरुस्थलीय प्रदेश के बाद अगर अपन आगे चलें तो वो है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश में 10% जनसंख्या अपने राजस्थान की निवास करती है। उसके आगे आता है अपना मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश में उसकी जनसंख्या कितनी है? 40%। पूरे राजस्थान की 40% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। आगे अपन इसके लास्ट वाले पे चले, लास्ट का जो बच रहा है अपना वो है पठारी प्रदेश। इसमें जनसंख्या है 10%। मुख्य जिलों की बात करें तो यहां पर है चार जिले आते हैं। अपन भी जानते हैं इसको कि ये हाड़ौती प्रदेश होता है, जहां पर हाड़ौती क्षेत्र जिसको बोलते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। शुरुआत करते हैं अपन, सर्वप्रथम से समझते हैं कि ये इसको कैसे डिवाइड किया गया, ये कहां से आया। सबसे पहले अपन देखते हैं कि शुरुआत में जब क्या हुआ था कि एक महासागरों से जुड़ा हुआ और एक महाद्वीपों से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र था। पृथ्वी जो गोला अपना पृथ्वी थी वो इनसे जुड़ा हुआ एक क्षेत्र था। सबसे पहले देखें तो इनको बोला जाता था पैंथालाशा। पैंथालाशा जो ये पूरा क्षेत्र है महासागरों से या ओशियन से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है उसे बोला जाता था पैंथालाशा, और इसको बोला जाता था पेंजिया। पेंजिया किसको बोला जाता था? जो कॉन्टिनेंट, जो महाद्वीप अपने जुड़े हुए हैं उन्हें बोला जाता था पेंजिया। जब थोड़े सालों बाद, 5000 करोड़ वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, फिर उसके बाद थोड़ा क्या हुआ कि ये जो पेंजिया है ये 2 भागों में विभक्त हो गया, यानी कि दक्षिणी पेंजिया, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। दक्षिणी पेंजिया, ठीक है, इस तरह से 2 भागों में उसको विभाजित हो गया, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। जो बीच का क्षेत्र रहा उसे कहा गया टेटिस सागर। टेटिस सागर। तो इस तरह से अपनी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ऐसे ऐसे अपने महाद्वीप को तोड़ा गया। तो जो पेंजिया जो है अपना, टेटिस सागर और पेंजिया, इसी पेंजिया को गोंडवाना लैंड कहा गया। तो गोंडवाना लैंड जो है अगर माना जाए तो मरुस्थल को, तो मरुस्थल कहां की उत्पत्ति है अपनी? मरुस्थल की अगर उत्पत्ति करी जाए तो वो है टेटिस सागर से, यानी कि ये सबसे नवीन प्रदेश माना गया है। और अरावली जो है वो गोंडवाना लैंड से लिया गया है। तो गोंडवाना लैंड क्या है? सबसे पुराना। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि सबसे राजस्थान में सबसे पुराना जो प्रदेश है वो कौन सा है, तो उसमें टिक करेंगे अपन गोंडवाना लैंड को। और नवीनतम में अगर पूछा जाए तो वो करेंगे अपन मरुस्थलीय प्रदेश को। अब मरुस्थलीय प्रदेश में देखते हैं अपन, मरुस्थलीय प्रदेश को देखते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक ड्राइड और एक सेमी ड्राइड, यानी शुष्कतम व अर्ध शुष्कतम। क्यों किया गया है? इसके पीछे एक कारण है कि अपन इसको भौगोलिक क्षेत्र को जलवायु के आधार पर या वर्षा के आधार पर जब मापते हैं तो इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो राजस्थान में जो बारिश है वो 50 सेंटीमीटर के आधार पर, 50 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, मरुस्थल और गैर मरुस्थल। तो अगर मान लीजिए कि 50 सेंटीमीटर से कम की बारिश है तो उसको मरुस्थलीय क्षेत्र कहा गया, और 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है तो उसे कहा गया गैर मरुस्थल, ठीक है। अब मरुस्थल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, 25 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर, 25 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर, 25 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर इनको 2 भागों में विभाजित किया गया। इसमें ड्राइड और सेमी ड्राइड 2 किया। तो 25 सेंटीमीटर से अगर कम बारिश हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे अपन? शुष्कतम मरुस्थल। और 25 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे? अर्ध शुष्कतम मरुस्थल, ठीक है। तो इस तरह इनको डिवाइड किया गया। ये जो क्षेत्र है ये जो है 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसीलिए इसको नदियों से निर्मित कहा गया है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा अपन को नदियां मिलेगी। नदियों के बारे में यहां से ज्यादा पढ़ेंगे। जो अपना बनास क्षेत्र है, अपना लूणी बेसिन होता है, घग्गर नदी वाला मैदान है, ये तो इसी में आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है इसमें नदियां काफी पढ़ेंगे अपन, ठीक है।
तो ये तो अपना एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन हुआ कि कौन कौन क्षेत्र कहां कहां पर स्थित है। इसको नदियों से निर्मित इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नदियां ज्यादा होती है। अब अगर मैं बात करूं कि राजस्थान जीके में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठ के आते हैं तो वो आते हैं अक्षांश देशांतर रेखाओं के बीच में कोने का गांव कौन सा है, मध्य का गांव कौन सा है, उत्तर का, दक्षिण का, इन गांवों के बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब अपन ने पहले पढ़ा था भौगोलिक प्रदेश, अब थोड़ा सा इसमें से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें अपन काम में लेते हैं। देखते हैं यहां पर सबसे पहले मैपिंग पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। ये होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये कुछ दिशाएं होती है अपनी जो मैपिंग पे करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखते हैं अपन अक्षांश के बारे में कुछ जानकारी जुटाते हैं। अक्षांश में ये है, ये जो होता है ये उत्तरी अक्षांश होता है, यहां से ये उत्तर, तो अक्षांश जो है वो अक्षांश जो होता है वो अपना होता है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। यहां पर अक्षांश की जो रेखाएं हैं वो राजस्थान को काटती हुई जाती है। तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी उत्तरी जो अक्षांश है उसकी अपन बात करें तो वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक होता है। ठीक है, ऐसे कैसे अपन दक्षिणी, अगर इसकी बात करें देशांतर की बात करें, देशांतरीय अंतराल की बात करें तो वो है 69 3 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट। इसका जो अंतर होता है वो लगभग इसका तो 7 डिग्री 9 मिनट होता है, 60 डिग्री 9 मिनट। किसका? उत्तरी अक्षांश अंतराल, उत्तरी अक्षांश का अंतराल। उत्तरी अक्षांश का अंतराल की बात करें तो होता है 60 डिग्री 9 मिनट, यानी कि 7 रेखाएं हैं जो अपने राजस्थान के उत्तरी अक्षांश में स्थित होती है। अगर दक्षिणी इसकी देशांतर की बात करूं मैं तो ये लगभग होता है 9 डिग्री के आसपास, 9 डिग्री अंतर होता है इसमें, लगभग 9 डिग्री मानते हैं, 8 के ऊपर थोड़ा सा जाता है, 9 डिग्री मानते हैं। तो यहां पर जो दक्षिणी अक्षांश है इसे बोलते हैं दक्षिणी, या देशांतर बोल देंगे, देशांतर ज्यादा बेटर रहेगा, देशांतर रेखाएं हैं ये उत्तरी अक्षांश वाली रेखाएं हैं। ठीक है, अब इसमें जो चीजें आती है वो आता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सूर्योदय सबसे पहले कहां पर होता है, सूर्यास्त कहां पर होता है, कोने के गांव कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन एक ट्रिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं, अपन को ये पता है कि मैपिंग करते हैं तो सब शुरुआत में सबसे पहले आता है अपना श्रीगंगानगर। ठीक है, श्रीगंगानगर आता है। लास्ट में जो अपना जिला आता है दक्षिण में वो आता है अपना बांसवाड़ा। सबसे नीचे जो जिला आता है वो आता है बांसवाड़ा। ठीक है, इधर आता है अपना धौलपुर, और लास्ट में आता है अपना जैसलमेर। ठीक, तो धौलपुर से अपन स्टार्ट होते हैं क्योंकि सूरज यहां से उदय होता है, यहां पर अस्त होता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे अपन कि जो पूर्व में जो सूरज उगता है तो वहां पर एक ट्रिक है, उसको देखते हैं अपन। सबसे पहले यहां पर देखो कि यहां पर कौन सा गांव आता है, तो वो आता है सिलाना। सिलाना बोल दो या सिलाना बोल दो, ये है राजाखेड़ा तहसील में, राजाखेड़ा तहसील। ठीक है, श्रीगंगानगर की बात करें, यहां से मैं यूं चलता हूं तो श्रीगंगानगर की बात करूं तो यहां पर है कोणा गांव। ये मैं बात कर रहा हूं सबसे लास्ट का, उत्तर में सबसे लास्ट वाला जो गांव है वो कोणा गांव है। इधर अगर मैं बात करूं तो सबसे लास्ट में जो पूर्व का जो गांव है, जो बिल्कुल लास्ट लाइन पे जो अपना स्थित है वो है सिलाना, जो राजाखेड़ा तहसील में है। ये है श्रीगंगानगर, सबसे उत्तर का जो गांव है वो है श्रीगंगानगर में कोणा गांव। इसकी तहसील जो है वो भी श्रीगंगानगर ही है। श्रीगंगानगर ही है। इधर बात करूं मैं, पश्चिम दिशा की बात करूं तो यहां पर है कटरा गांव, और इसकी जो तहसील है वो है सम तहसील, या सम गांव भी बोलते हैं इसको, सम तहसील। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कौन सा गांव है, तो उसमें लिखा होता है ऑप्शन सम गांव, तो सम गांव भी आप टिक कर सकते हो। लास्ट का जो अपना इधर वाला बांसवाड़ा है, जो दक्षिण का क्षेत्र है अपना, वहां पर है, यहां पर गांव है जो है कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़। इसकी तहसील है
कुशलगढ़ है लास्ट वाला जो बांसवाड़ा में आता है। तो इस तरह से सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करें अपन, तो जो राजाखेड़ा है, सिलाना, यहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता है। और कटरा गांव जो है समतहसील में, वहां पर क्या होता है, सबसे पहले सूर्योदय, सबसे लास्ट में। सबसे बाद में, तो सबसे बाद में सूर्योदय कहां पर होता है, यहां पर, कौन सा, कटरा गांव में, समतहसील में। और सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है, सिलाना गांव में, जो धौलपुर में। तो इस तरह से अपन इन चीजों को देखेंगे। अब इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूं, उससे आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। सबसे पहले लिखो श्री कोणा कटे सम में बहुत कुशल सिलाना का राजा। ठीक है, इस ट्रिक से अपन चारों गांवों को याद कर सकते हैं। ये बोरकुंड है भाई, कुशलगढ़ में बोरकुंड, बोराकुंड, बोराकुंड गांव है कुशलगढ़ तहसील में। ठीक है, तो श्री कोणा यानी कि श्री गंगानगर में कोणा गांव है, कटे सम में मतलब कटरा गांव है सम तहसील में, बहुत कुशल का मतलब बोरकुंड है कुशलगढ़ में, और सिलाना है राजाखेड़ा में, तो सिलाना का राजा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं अपन, श्री कोणा कटे सम में बहुत कुशल सिलाना का राजा। तो इस तरह से अपन इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, देशांतर और इनके मध्य की जो रेखाएं हैं, कितनी रेखा आती है, इसमें 8 आती है, 8 या 9 बोल सकते हैं, 9 आती है, और इसमें आती है 7। एक बार याद रखें 69 3 78 17। इधर शुरुआत करेंगे अपन 23 3 से और 30 12 से। तो इस तरह से अपन इसकी भौगोलिक स्थिति को समझ सकते हैं और इस ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं कि कौन सा सूर्योदय पहले होता है, कौन सा लास्ट में होता है, और जहां सूर्योदय पहले होगा वहीं सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा। इस तरह अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा ये। अपन ने पूरा ये जो देख लिया, ये पूरा अक्षांश की देशांतरीय रेखाएं और गांवों के बारे में देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि इनमें जो बीच बीच की जो चीजें हैं, जो क्षेत्र है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।